हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी एस एस, बेसिक सी एस एस। तो असल में सी एस एस होता क्या है, तो इस पे बात करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन टू सी एस एस आज का टॉपिक हमारा। तो एक्चुअल में सी एस एस होता क्या है? सी एस एस का मतलब होता है आमतौर पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक ऐसा सीट जिसपे हम स्टाइलिंग करते हैं, तो उसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि सी एस एस के बिना एच टी एम एल जो है एक एक बिना रैपर का कैंडी है, यानी कि बिना पॉकेट का एक चॉकलेट। इस तरह से है। तो जब तक हम अपने वेबसाइट में एच टी एम एल को ऐड नहीं करेंगे, तब तक ये एच टी एम एल तो एच टी एम एल से तो वेबसाइट बनता ही है, और जब तक सी एस एस को उसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा वेबसाइट किसी लायक का नहीं रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को। जैसे हम लोगों का वेबसाइट है ये मानू पॉलिटेक्निक कोडिंग क्लब का। तो इसमें आप देख लीजिए, ये विथ सी एस एस है, और यहीं पे हम इसमें से सी एस एस को हटा देते हैं। यहाँ से हम अगर सी एस एस को हटा देंगे तो आप आउटपुट देखिएगा। तो यहाँ से हमने सी एस एस को हटा दिया, और यहाँ पे अब आप आउटपुट देखिए इसका। देखिए, ये बिना सी एस एस का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सी एस एस के बिना जो है वेबसाइट हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए सी एस एस किया जाता है कि वेबसाइट को एक अलग अलग नया लुक देने के लिए, एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए सी एस एस का यूज किया जाता है। और अब हम यहाँ पे फिर से सी एस एस को ऐड कर देते हैं। तो फिर से आप देखिए यहाँ पे, ये फिर से अपना इस तरह से आएगा। देखिए, ये विद सी एस एस है। ये सी एस एस के साथ इस तरह से नजर आता है, और विदाउट सी एस एस तो आप देखें कि किस तरह नजर आता है। तो इसी तरह कह सकते हैं कि सी एस एस के बिना कोई वेबसाइट को कंप्लीट करना मुश्किल है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, वापस टॉपिक पे चलते हैं कि अब कैसे हम सी एस एस को क्यों यूज करते हैं, और क्या करता है सी एस एस। तो इस पे हम बात करते हैं। तो सी एस एस जो है हमारा एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जैसा कि पहले जिस वक्त सी एस एस नहीं आया था, उस टाइम होता था क्या कि बड़े बड़े सिंटैक्स लिखना पड़ता था, तो तब जाके बनता था वेबसाइट। लेकिन उतना अच्छा नहीं बनता था जितना अच्छा अभी हम सी एस एस से बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी एस एस आने के बाद हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जो कि पहले हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ रहा है, और सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो सी एस एस क्या करता है, जब हम सी एस एस का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत टाइम का बचत होता है हमारा। यहाँ पे कई सारे एचटीएमएल फाइल्स में हम इसको सीएसएस एक सीएसएस फाइल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम तीन चार अलग अलग एचटीएमएल का पेज बनाए, और एक सीएसएस का पेज बनाया, और उसमें सारे उसके जो उसमें जो जो हम देना चाहते हैं प्रॉपर्टी, जो स्टाइलिंग करना चाहते हैं, उस एक पेज में कर दें। तो उस एक सीएसएस के फाइल को हम जितने भी हमारे हैं एचटीएमएल फाइल सब में उसको ऐड कर सकते हैं। और ये है प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट। भाई तो ये जो इसको है, समझे नहीं क्या है इसके बारे में पूरा किसको? डिटेल में बताइए। नजीब भाई, नजीब भाई हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सीएसएस में पता नहीं है क्या है, फिर से उनको बताइए ना सीएसएस है क्या, फुल फॉर्म क्या है। सीएसएस का फुल फॉर्म जैसे स्टार्टिंग में बताया गया आपको,
कि सीएसएस एक टेक्स्ट फाइल है जिसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और सीएसएस को हम एचटीएमएल में स्टाइल देने के लिए या एक नया लुक देने के लिए यूज करते हैं। ये है सीएसएस का बेसिक एग्जांपल, आप इसको बोल सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन। आप हाँ दिखा बोलिए। रहे थे स्क्रीन केसेस के बारे में, ठीक है, फिर से दिखा हाँ सकते यही हैं। ना, यही ना। नहीं, कुछ इससे पहले दिखा रहे थे जब स्टार्टिंग में सीएसएस, बाद नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। नहीं, फर्स्ट तो यही है, व्हाट इज सीएसएस। एमपीसीसी पर जो आप उसका स्टाइल चेंज किए थे, वो वाला जो फॉर्मेट आप कैसे चेंज किए वो दिखाए, क्योंकि वो प्रीव्यू इमेज हो जा रहा है, आप बता रहे हैं अच्छा वो बाद में कर रहा है। अच्छा, वहां पे देखिए, जैसे ही हम बताए आपको, ये हमारा एचटीएमएल का वेबसाइट है, ये सॉरी एमपीसीसी का वेबसाइट है हमारा, ये वेबसाइट रहा। तो इसमें सीएसएस ऐड है, समझ रहे हैं ना आप। इसमें सीएसएस ऐड है, ये सीएसएस प्लस एचटीएमएल है ये, ठीक। और इसमें से जब हम सीएसएस को निकाल देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड किए हैं। आपको आगे उसका टाइप्स बताया जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ उसका हम लिंक यहाँ पे डाल दिए हैं और सीएसएस हम कहीं और किए हैं। तो उस सीएसएस के लिंक को जो हम यहाँ पे डाले हैं, उसको हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, उसको यहाँ से हम हटा देते हैं। कमेंट सेक्शन में डालना कि वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जब हम सीएसएस को रिमूव कर दिए, तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है, देखिए आप, ये आया हमारा आउटपुट, आप देख सकते हैं, ऐसा है ये। और इसमें जब हम ये सिर्फ HTML है, यहाँ पे CSS नहीं है ना और कोई दूसरा चीज है, ये सिर्फ HTML है। और हम CSS जब इसमें ऐड करेंगे, हम यहाँ से जो रिमूव किए थे इसको ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे अब CSS को ऐड कर दिए, तो अब इसको देखिए आप, CSS ऐड करने के बाद इसका लुक देखिए चेंज हो गया। इसका लुक देखिए आप। तो हम CSS की मदद से इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जब यहाँ पे CSS ऐड नहीं था, तो आप देखिए किस तरह से ये नजर आ रहा था। और जब अब CSS हम ऐड कर दिए इसमें, तो अब इस टाइप से ये नजर आ रही है। तो अब ये तो हम जान गए कि CSS को क्यों यूज करते हैं। और अब हमको ये जानना है कि ये क्या करता है CSS असल में। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि यू कैन ऐड न्यू लुक्स टू योर ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट जो है आपका पहले से जो वेब पेज बना है, उसमें न्यू लुक को ऐड कर सकते हैं आप, नया लुक उसमें डाल सकते हैं। और कम्प्लीटली चेंज द लुक ऑफ योर वेबसाइट। आप पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लुक को। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से सिर्फ HTML था, तो हम कैसा दिख रहा था हमारा वेबसाइट, लेकिन जब उसमें CSS को ऐड किया गया तो वो किस तरह से दिखने लगा, तो आप देख सकते थे उसमें। और अब आते हैं कि CSS का सिंटैक्स क्या है। तो ये जो है H1 यहाँ पे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा असल में सिलेक्टर है, यानी ये उस H1 हेडिंग 1 को ये सिलेक्ट कर रहा है, ये हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर रहा है। और ये कलर, ये इसका एट्रीब्यूट है, और ये प्रॉपर्टीज है। कलर ये एट्रीब्यूट हो गया, और ये ब्लू जो है यहाँ पे, या फिर 12px, तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। और ये जो है, अब बीच में सेमीकोलन दिया गया है। ये सेमीकोलन यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट है यहाँ पे। अगर आप अलग अलग लाइन में भी इसको लिख सकते हैं, जो कि आप आगे हम देखेंगे। अब आता है कि CSS कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली CSS 3 टाइप के होते हैं। एक इनलाइन CSS, जो कि लाइन के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे आप लिखे कि H1 ले रहे हैं या फिर बडी ले रहे हैं, तो बडी के लाइन के अंदर लिखा जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। और एक है इंटरनल, दूसरा इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS तो जिस पेज में आप HTML का कोड लिखेंगे,
उसी पेज में आप CSS का भी कोड लिखेंगे तो उसको इंटरनल CSS कहा जाता है। वो एक स्टाइल टैग आता है, स्टाइल टैग के अंदर आपको लिखना है। और एक्सटर्नल CSS है, तो एक्सटर्नल CSS आपको एक अलग से फाइल में लिखा जाता है, जहाँ पे एक अलग से फाइल में लिखा जाता है, जिस फाइल को उस वो टेक्स्ट फाइल होता है, और उस फाइल को .css के नाम से सेव किया जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं इसका। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट उठा है तो। कोई डाउट आप लोग को यहाँ तक? तो भी नोट पैड पे ही लिखते हैं या फिर नोट पैड प्लस प्लस पे? नहीं, आप किसी पे भी लिख सकते हैं, नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस, किसी पे भी आप लिख सकते हैं, वो आप चाहे जिस पे लिखें। और भी ये सारा है एडिटर, किसी भी एडिटर पे आप लिख सकते हैं। मतलब एक एक पे इस पे ही हम HTML और CSS दोनों फाइल को बना सकते हैं। मतलब एक बार नोटपैड अगर ओपन करते हैं तो दोनों को एक साथ दोनों का कोड लिख सकते हैं। हाँ, वो है इंटरनल CSS के लिए। अच्छा, तो इंटरनल जब उस CSS फाइल में को आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, उस फाइल को जब उस सेव फाइल को करेंगे तो सेव उस फाइल करेंगे तो को उसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन .html ही रहेगा, क्योंकि हम वहाँ पे HTML का कोड लिख रहे हैं। और जब आप अलग से जब ऐड कीजिएगा, तब वहाँ पे हम जी उसको उसको .css के नाम से सेव करेंगे। अभी एग्जांपल में आप समझ जाइएगा। देखिए, हम यहाँ पे नोटपैड यूज कर रहे हैं, वैसे नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, वैसे नोटपैड भी पहले यूज कर रहे थे। लेकिन असल में नोटपैड प्लस प्लस में है क्या कि वहाँ यहाँ पे थोड़ी कोड लिखने में आसानी होती है, और नोटपैड प्लस प्लस में इससे कम फीचर्स हैं। नोटपैड प्लस प्लस से थोड़ी कम फीचर्स है, इसलिए हम लिखते हैं। आइए यहाँ पे हम ये हमारा जो बेसिक टैग्स है HTML का, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है अगर कहें तो हम यहाँ पे लिखते हैं CSS। और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी के अंदर, आइए कि एक पैराग्राफ लिखते हैं। और इस पैराग्राफ पे कुछ भी लिखे हैं हम, इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS में क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका ये जो भी लिखे हैं टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट का कलर डालते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे इसके लिए करना क्या होगा हमको कि एक इसमें लिखना होगा कि स्टाइल इक्वल्स टू, अब जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर यहाँ पे कॉलन आएगा, कलर हम रेड कलर लेते हैं यहाँ पे, रेड कलर। और पहले हम इतना ट्राई करते हैं, फिर इसको हम सेव करते हैं। इसको हम CSS फर्स्ट क्लास से सेव करेंगे .html के एक्सटेंशन से। और उसके बाद आप आइए हम इसको देखते हैं।
यहाँ पे CSS फर्स्ट है यहाँ पे। तो ये देखिए आप यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट हैं, ये टेक्स्ट का कलर रेड हो गया यहाँ पे। और आप यहाँ पे आते हैं हम इसको पैराग्राफ पैराग्राफ टैग, यहाँ पे हम पहले कलर चेंज करते हैं, ग्रीन डाल के देखते हैं आता है या नहीं। तो हम ग्रीन डाले तो आप देखिए अब ये ग्रीन हो गया। और हम यहाँ पे कलर में क्या करते हैं कि आप ये तो या तो कलर नेम डाल सकते हैं या फिर कलर कोड होता है। तो उसके लिए उतना बहुत सारा कलर कोड है जिसको आप याद नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए आप उसको नेट से ले सकते हैं। कलर पिकर है, तो आप कलर पिकर से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम ये कलर लेते हैं, इस कलर में हम यहाँ ये वाला कलर लेते हैं। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे बेसिकली, और यहाँ नोटपैड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसको हम सेव करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे टेक्स्ट का कलर इस तरह हो जाएगा। ये देखिए ब्लू हो गया हमारा टेक्स्ट का कलर। जिस तरह से यहाँ पे ब्लू है लाइट ब्लू, इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया हमारा टेक्स्ट का कलर। तो इस तरह से आप बहुत सारे टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, जाइए और खुद से कीजिए तो बेहतर है। अब यहाँ पे करते हैं हम इस पैराग्राफ को यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग को लगाते हैं और यहाँ पे हम H1 टैग लगा लेते हैं। फिर इसके नीचे भी H1 को क्लोज करेंगे। इसको हम सेव करते हैं और फिर H2 को क्या करते हैं, H1 को हम करेंगे। H1 में तो हम कलर वो डाले हैं और फिर ये पैराग्राफ में हम वो वाला कलर डाले, और H2 में H1 में हम यहाँ पे दूसरा कलर डालेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे हमको सबसे पहले तो वही लिखना होगा कि स्टाइल इक्वल्स टू, इसका जो बेसिक है वो लिखना होगा। तो इसके अंदर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये लाइन है, लाइन के अंदर ही लिखना है हमको। तो इसका कलर हम दे देते हैं, इसका कलर हम रेड डालते हैं या पिंक डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसको 4 कर दीजिए। अब इसको आइए, अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये हमारा है कि ये H1 है, ये आया नहीं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है हमारा कि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉलन लगेगा। देखिए तो ये पिंक कलर का आ गया है हमारा, ये H1 है। और फिर ये हो गया, ये ऊपर वाला जो है ये आपको पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, और फिर ये H1 के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिकली कि कैसे करते हैं इनलाइन CSS, ये हो गया। टेबल या पैराग्राफ यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो। केवल और अब आप YouTube पे वीडियो अपलोड किए थे ना, तो कहीं पे लेबल यूज किए थे वही फॉर्म बनाने के लिए, और लास्ट में एक हाँ 2 जगह पैराग्राफ यूज किए थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मतलब इससे। तो लेबल तो उसमें यूज किया जाता है फॉर्म में, और फिर जब हम ये बेसिकली वो तो पैराग्राफ यूज कर रहे हैं कि पैराग्राफ लिखने के लिए, तो ये एक पैराग्राफ हो गया हमारा। अब जो भी दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो वो अलग लिखेंगे,
जैसे हम यहाँ पे पैराग्राफ हटा के S2 डाल देते हैं। असल में पैराग्राफ टैग इसलिए है कि जो बुक में होता है या फिर जो बड़ा-बड़ा बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पे, जैसे कोई बुक है, ऑनलाइन कोई बुक है, उसको जब आप देखिएगा तो उसपे तो पैराग्राफ होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे S2 किए, तो ऊपर वाला S2 में आ जाएगा, नीचे वाला H1 में आया, तो ये है यहाँ। एक मिनट रुकिएगा। हाँ हेलो, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। ये जो आप स्टाइल बराबर कलर कर जो लिखे हैं यही CSS के अंडर आता है। हाँ, ये इनलाइन CSS हो गया। जैसा कि आप अभी हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ CSS, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ CSS। तो 3 टाइप्स ऑफ CSS, तो पहला है इनलाइन CSS, इनलाइन यानी लाइन के अंदर, तो ये CSS है, फर्स्ट CSS है ये इनलाइन CSS हो गया हमारा। किसी भी टैग के अंदर लिखेंगे, जैसे कि आप इस सबको हटा देते हैं हम और बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। हम बॉडी के अंदर लिखते हैं कि यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, यहाँ पे हम सबका कलर दे देते हैं, कलर इक्वल्स टू हो गया ये, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कलर हो गया हमारा ये, सबका हम रेड देते हैं, ठीक है। और फिर सेमी कॉलन लेके हम इसका इसका स्टाइल साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज, इस फॉन्ट का साइज दे देते हैं हम यहाँ पे। तो फिर फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 100 px देते हैं, 100 पिक्सल। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए 100 px ये इतना बड़ा हुआ, ये रेड आ गया और ये 100 px है। अब इसके साइज को हम छोटा कर सकते हैं, तो वहां से हम छोटा करेंगे। तो ये है इनलाइन CSS, असल में उसके लिए है कि जैसे आपको थोड़ा बहुत CSS करना है, छोटा सा CSS करना है, तो उसके लिए इनलाइन CSS काफी है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ये कोई ज्यादा बड़ा वेबसाइट पे CSS करना चाहते हैं, तो वहां पे इंटरनल भी नहीं, एक्सटर्नल CSS आपको करना होगा, ताकि वहां पे वो पोर्टेबल हो सके। तो ये था हमारा इनलाइन CSS। अब हम आएंगे इंटरनल CSS पे। दूसरा है हमारा इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के लिए हम क्या करते हैं कि हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लिखते हैं एक, ये अब इस स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे हम आपको एक सिंटैक्स दिए थे इसका, इस सिंटैक्स में है कि H1 है ये, और H1 यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, ये सिलेक्टेड हो गया, और ये उसका प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह से हम वहाँ पे करेंगे। तो मान के चलिए हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे किए, यह H1, ये सिर्फ H1 को लेगा, H2 को ये कुछ नहीं करेगा। फिर इसको हम सेव करें, ये देखिए
ये H1 में हमारा नीचे वाला है, तो ये H1 को टच किया है। H1 का कलर ब्लू हो गया, H1 का कलर ब्लू है, और फॉन्ट साइज यहाँ पे 12 px है, तो यहाँ पे ये 12 px ले लिया। अच्छा हाँ, छोटा होगा तो इसको हम फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 30 px ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये नीचे वाला जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला ये आपको आ गया, यहाँ पे CSS ऐड किया गया है, और ऊपर वाले में CSS को ऐड नहीं किया गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे, और इसमें एक और तरीका, या तो सिलेक्टर के जरिए हम करेंगे, या नहीं तो आपको पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हमारा टाइप। उसके बाद सेलेक्टर्स बेसिकली 5 टाइप का होता है। एक तो एलिमेंट सेलेक्टर, जैसे अभी हमने किया कि H1 को सिलेक्ट कर लिए, H1 को हम सिलेक्ट कर लिए तो H1 पे CSS वो अप्लाई हो गया, और फिर H1 को, या फिर यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे H1 को हटा के H2 को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे H2 पे ये CSS अप्लाई होगा, ना कि H1 पे। तो यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे H2 को सिलेक्ट किए तो H2 पे ये गया, और H1 वैसा ही है, जैसा हम लिखे थे वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और अब दूसरा टाइप है हमारा सिलेक्टर का, दूसरा टाइप कि आईडी सिलेक्टर। आईडी करना होता है कि आईडी का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जैसे H1 लिखे, हम H1 में हम यहाँ पे डालेंगे एक कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट, आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट लिए, तो यहाँ पे हमको करना होगा फर्स्ट, और आईडी के लिए हम क्या करते हैं, हैश यूज करते हैं, हैश फर्स्ट कलर ब्लू फॉन्ट साइज 30 px। तो अब ये आइए, अब यहाँ पे इसका आउटपुट आप देखिए, देख सकते हैं, देखिए अब इस पे हम अप्लाई किए तो इस पे आया, क्योंकि हम इसमें आईडी लगा दिए, और हम एक आईडी इसमें लगाते हैं, S2 में भी एक आईडी लगाते हैं, यहाँ पे हम एक आईडी लगाते हैं, आईडी इक्वल्स टू सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड आईडी लगा, सेकेंड नेम का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी के लिए हमको हैश यूज करना होता है, तो हैश सेकेंड आईडी नेम, उसके बाद करली ब्रेसेस देंगे हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसका कलर ले लेंगे, कलर इसका हम रेड कर लेते हैं, और फिर इसको नीचे भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, बस करली ब्रेसेस यहाँ पे बंद होना चाहिए। तो कलर रेड हो गया हमारा, फॉन्ट साइज इसका 25 px हम पिक्सल ले लेते हैं, 25 पिक्सल। उसके बाद हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जैसे कि फॉन्ट फैमिली ऐड कर देते हैं, या फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसका, कि फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कि फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे इटैलिक ऐड करते हैं, इटैलिक हम यहाँ पे ऐड किए, तो और फिर इसको सेमीकोलन से बंद करना होगा। अब देखिए, अब इसका आउटपुट आप देखिए, ये हमारा ऊपर वाला जो था H2 टैग, H2 जो है हेडर 2, वो जो है यहाँ पे इटैलिक हो चुका है, और वो हम वहाँ पे क्योंकि कलर रेड डाले थे तो यहाँ पे ये रेड आया है, यहाँ पे कलर रेड है। अभी हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, कलर हम कलर पिकर से पिक करते हैं, तो चलिए हम ये कलर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा वो कलर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए वो कलर आ गया यहाँ पे हमारा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद।
अब ये तो हमारा हो गया कि एक हो गया में हमारा ये 2 सिलेक्टर हो गया। एक तो एलिमेंट सिलेक्टर जो एक खास एलिमेंट को, जैसे हम यहाँ पे किसी टैग को या फिर किसी कोई टैग को सिलेक्ट करके वहां पे उस पे सीएसएस अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा हमारा हुआ आईडी सीएसएस, किसी टैग के अंदर ये उसको हम आईडी दे के और फिर हम उसका यहाँ पे उसको उस पे सीएसएस अप्लाई करते हैं। तीसरा है क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर के लिए क्या करना होता है? क्लास सिलेक्टर के लिए कुछ है नहीं, बस आप हैश के जगह पे ये डॉट लगा दें। हैश के जगह पे ये डॉट लगा दीजिए और जहाँ पे आईडी लिखे हैं वहां पे आप क्लास लिख लीजिए। यहाँ पे हम क्लास डालेंगे, फिर क्लास सेकंड है वो, फिर ये क्लास हमारा फर्स्ट है। तो ये क्लास है, फिर हम इसको सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखिए। तो आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि सब कुछ सेम टू सेम है और हम यहाँ पे सिर्फ आईडी को क्लास बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे जैसे कुछ चेंज करते हैं, कलर इसका हम ग्रीन कर देते हैं। तो फिर आप देखिए यहाँ पे अब चेंज होगा क्योंकि हम आप उसको चेंज किए हैं, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ है। आपको कुछ लेना ही नहीं। क्या हुआ? डिफरेंस क्या है दोनों में, क्लास और आईडी में? डिफरेंस ये है कि क्लास का यूज जो है ना, वो जैसे ज्यादा बड़ा कुछ लिखना हो या फिर कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज लिखना हो तो उसमें आप क्लास का यूज कर सकते हैं। तो आईडी का बेसिकली ज्यादा यूज नहीं किया जाता है और वैसे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज करें। ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। और ये है यूनिवर्सल सिलेक्टर। चौथा हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम क्या करते हैं कि जैसे बॉडी है, मेरा पूरा बॉडी में हम जो भी लिखे, जितना भी टैग लगाए नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बॉडी हम यहाँ पे दे दिए, सबको हटा देते हैं और बॉडी यहाँ पे हम बॉडी का ले रहे हैं। तो बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं, बॉडी का कलर ले लेते हैं हम। कलर हम यहाँ पे लेंगे ब्लू और फिर फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे ऑब्लिक ले लेते हैं। बस इतना हम करते हैं और आउटपुट देखिए आप। देखिए सब सेम आ गया, फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक आ गया, कलर ब्लू आ गया। तो ये हमारा है क्या कि यूनिवर्सल सिलेक्टर। जैसे हम बॉडी के अंदर जितना कुछ भी लिखे सबको सिलेक्ट अगर करना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। फिर उसके बाद सीएसएस ग्रुप सिलेक्टर। जैसे ग्रुप अगर हम यहाँ पे बोला है तो एक या एक से ज्यादा, तो अगर हमको पूरा सिलेक्ट करना है यूनिवर्सल, यानी जितने भी एलिमेंट है बॉडी के अंदर उसको पूरा को हमको सिलेक्ट करना है, तब तो डायरेक्ट हम वहाँ पे बॉडी का यूज कर देंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इसको दे देते हैं हम S2 के अंदर। और फिर हम इसको देते हैं S3 के अंदर। तो देखिए जैसे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको H2 और H1 को हमको यहाँ पे करना है, उस पे CSS अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, H1 एंड H2
ये हम कर दिए, तो ये H1 और H2 पे अप्लाई होगा और H3 पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा H3 है और ऊपर ऊपर H2 है और नीचे H1 है, तो ये इस पे अप्लाई हो रहा है, H3 और H2 पे अप्लाई हो रहा है, सॉरी H3 और H1 पे अप्लाई हो रहा है, जबकि H2 पे ये अप्लाई नहीं, H3 पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम, ये सिलेक्टर है हमारा, 5 तरह का सिलेक्टर है जो कि सिलेक्ट करता है। और ये CSS बॉक्स मॉडल, ये CSS में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें होता है क्या कि मार्जिन है, इसी बेस पे किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, फिर कंटेंट है, कंटेंट जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं कंटेंट, और फिर हाइट है हमारा, विथ है, और फिर पैडिंग है। पैडिंग एक बॉर्डर के बाद टेक्स्ट, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पैडिंग बोला जाता है। और फिर बॉर्डर होता है हमारा, वो मार्जिन होता है कि आपका जो डिस्प्ले है उसके, और जो भी आपका वेबसाइट है डिस्प्ले का जो एंड पार्ट है वहां से वेबसाइट के बीच की दूरी को मार्जिन बोला जाता है। अब ये हो गया। अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं जो है हमारा एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से आईडी भी हटा लेते हैं, आईडी रहने देते हैं क्योंकि आईडी हमारा वहाँ पे काम आए। तो यहाँ पे एक हम न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे एक आईडी हम एक क्लास है हमारा फर्स्ट और एक क्लास है सेकंड। तो क्लास के लिए जैसा कि हम डॉट लेंगे, फर्स्ट और फिर इसके अंदर हम वही चीज करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा है, जो कि हम वहाँ पे किए थे। तो फिर हम आइए इसको ये फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल ऑब्लिक, और फिर फॉन्ट ये कलर इसका ले लेंगे हम, कलर लेंगे हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि ब्लू ले लेते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड भी इसी तरह हम करते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में हम इटैलिक ले लेते हैं, और कलर यहाँ पे कलर हम रेड ले लेते हैं। अब हम इसको .css के नाम से सेव करेंगे। कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमारा HTML का फाइल होगा। जैसे कि हम HTML के फाइल को, हम अपने HTML के फाइल को यहाँ पे डेस्कटॉप में रखे हैं, आप देख सकते हैं ये CSS1 के नाम से सेव किए थे, तो वो हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप में है। तो इसको भी हम डेस्कटॉप में ही रखेंगे, नहीं तो वैसे आप दूसरी जगह रखते हैं तो फिर उसका एड्रेस वहाँ पे डालना होगा, और जैसे आप उसका एड्रेस नहीं डालते हैं, डायरेक्ट अटैच करना चाहते हैं, तो जिस फाइल में आप HTML के डॉक्यूमेंट को रखिएगा उसी फाइल में इस CSS के डॉक्यूमेंट को भी रखिए। तो ये हम करते हैं इसको CSS1.css एक्सटेंशन से इसको सेव करना होगा। तो इसको हम कर लिए सेव, और फिर यहाँ पे हम आते हैं। तो ये अभी हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम अभी इसमें ऐड नहीं किए, ये हमारा जैसा था वैसा ही है। अब हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग है, उस टैग को हम हेड के अंदर उसको लिखते हैं कि वो है ये हमारा कि लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू, फिर जो भी हमारे फाइल का नाम है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। हमारे फाइल का नाम था CSS1.css।
इसको हम यहाँ पे डाल दिए और फिर टाइप लेंगे टेक्स्ट, क्योंकि हमारा टेक्स्ट फाइल है तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट देंगे टेक्स्ट CSS का फाइल है तो टेक्स्ट है और CSS का फाइल है इसलिए टेक्स्ट CSS यहाँ पे लेंगे। और सॉरी यहाँ पे रिलेशन जो है रिलेशन हम देंगे क्योंकि स्टाइल कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टाइल शीट देंगे। स्टाइल शीट दे दिए हम और टाइप है उसका टाइप है टेक्स्ट फाइल है और CSS एक्सटेंशन है तो टेक्स्ट CSS उसका हम यहाँ पे डालें। और जो आपको पता है कि लिंक करने के लिए href टैग का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम href टैग का यूज करेंगे href इक्वल्स टू css1.css। अब इसमें जो है हमारा वो ऐड हो चुका है। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा CSS अप्लाई हो गया। तो ये यहाँ पे CSS अप्लाई है और ये क्योंकि ये S3 वाला जो है यहाँ पे हम कुछ अप्लाई नहीं किए तो ये वैसा ही है। अब S3 का भी हम करते हैं यहाँ पे एक ID दे देते हैं S3 को हम थर्ड दे देते हैं और फिर इसको हम CSS में जाते हैं और CSS में जाके यहाँ पे और ID के लिए हैश यूज करना होगा तो हैश थर्ड फिर इसका हम करेंगे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे नहीं डालते हम फॉन्ट स्टाइल नन यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हम फॉन्ट स्टाइल और कलर यहाँ पे हम डालते हैं ग्रीन। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे भी ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का अप्लाई हो चुका है। ये देखिए ये इसमें ग्रीन कलर अप्लाई हो गया और ये नॉर्मल टेक्स्ट है क्योंकि हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कुछ भी नहीं डाले तो इसीलिए ये नॉर्मल है। अब ये हमारा तीनों टाइप था CSS का। डालना जरूर नहीं जरूरी नहीं है बस हम ऐसे ही डाल दिए आप इसको हटाइए कोई दिक्कत नहीं है वो वैसा ही रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ऐसा ही है वैसे ही एक डाल दिया जाता है बस वैसे ही क्योंकि अगर आप वहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें तो आपको दिख सके कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर आप बाद में चेंज कर सके। तो ये था हमारा तीनों टाइप था। इसके बाद आता है CSS बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड जो होता है हमारा तो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड इमेज है और फिर उसके प्रॉपर्टीज है ये सब कि बैकग्राउंड रिपीट होगा या नहीं अटैचमेंट कैसा है फिर पोजीशन कैसा है। तो फिर यहाँ पे आते हैं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे डायरेक्ट हम बॉडी का बैकग्राउंड ले लेते हैं बॉडी बैकग्राउंड कलर लेंगे हम बैकग्राउंड कलर पिकर से चूज करते हैं हम। ये लेते हैं फिर इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया और जैसे हमको बैकग्राउंड इमेज डालना है तो बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पे IMG बैकग्राउंड इमेज फिर इसका सिंटैक्स है कि URL
फिर यहाँ पे डबल कोट्स डालेंगे, फिर यहाँ पे हम इमेज का एड्रेस डालेंगे। अब हम इमेज का एड्रेस यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इमेज हम ले लेते हैं। ये इमेज लेते हैं। ये पीपीपी, और इसका हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि ये कौन सा एक्सटेंशन का फाइल है। तो ये जेपीजी फाइल है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ppp.jpg। फिर हम इसको सेव करते हैं और इसको जब आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गया। इसी तरह जैसे हमारा कोई छोटा पिक्चर होता है और वो बार बार रिपीट होने लगता है, तो जैसे हम यहाँ पे ये इमेज डालते हैं। इसका एक्सटेंशन पहले देख लेते हैं। ये भी जेपीजी है। routine.jpg इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये रिपीट होने लगा हमारा। एक तो यहाँ तक है, यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है इसमें कि यहाँ पे आप देखे थे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, तो ये बैकग्राउंड रिपीट हम यहाँ पे जब डालेंगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, नो रिपीट हम यहाँ पे इसको डाल दिए। तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखिए, ये रिपीट नहीं कर रहा, एक वन टाइम आ रहा है बस। अब जैसे हम बहुत सारा इसमें कुछ टेक्स्ट डालेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट कुछ कर लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी कर लिए यहाँ से टेक्स्ट, और फिर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं HTML के फाइल में। ठीक है, तो ये जो हमारा आया, फिर इसका जब हम आउटपुट देखेंगे उस इमेज का, तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, ये इमेज भी ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए क्या करें, जैसे हम इमेज ऊपर नहीं जाए, जो भी हमारा ये ऊपर में जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट ऊपर जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। बैकग्राउंड अटैच सॉरी अटैचमेंट फिक्स्ड। तो इस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए अब ये जो है, जो हमारा टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है। जो इमेज था, इमेज हमारा वहीं पे वही है। जैसे आप यहाँ पे वो वाला जो पहले लगाया था वो इमेज यहाँ पे लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जब आउटपुट देखेंगे तो आप आउटपुट देखिए इसका, ये देखिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट जा रहा है। पीछे का जो बैकग्राउंड इमेज है हमारा वो वैसा ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो बस वैसा ही है। अब जैसे हम उस पे भी टेक्स्ट पे भी बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है हमारा कि फर्स्ट है, मान के चलिए फर्स्ट हम किसमें लगाए हैं, फर्स्ट को हमने लगाया है इस पे, हम ये ले लेते हैं थर्ड। थर्ड को क्लास थर्ड S3 में हम क्लास थर्ड को लगाया है, आईडी थर्ड है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे बैकग्राउंड
यहाँ पे भी हम ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे व्हाइट। बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये S3 जो होगा उसके पीछे व्हाइट कलर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है इसके पीछे व्हाइट कलर आ गया। ये जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या फिर किसी को मार्क करने के लिए तो वो तो मार्क टैग अलग से है ही, तो इस सब के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप। और जैसे यहाँ पे है फॉन्ट का, फॉन्ट कलर, कलर तो बता दिया आप लोग को। फिर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली भी, फॉन्ट फैमिली शायद बताएं आप लोग को या नहीं, एक मिनट। फॉन्ट फैमिली बताएं है क्या अभी? नहीं नहीं अभी नहीं हुई है। ओके, तो फॉन्ट फैमिली बता देते हैं। तो असल में फॉन्ट फैमिली का भी यूज क्या होता है, उसको स्टाइलिंग करने के लिए या फिर थोड़ा उसको सजावट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में एक है सैंस सेरिफ जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हम उसको यूज करते हैं ऐसे सैंस सेरिफ। आप फॉन्ट फैमिली, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉन्ट फैमिली है तो आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। देखिए एक बार देख कर बताइए क्या क्या है। क्या हुआ, देखिए यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये आ गया, सैंस सेरिफ हम यूज किए। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए आपको फर्क नजर आएगा। अब नीचे में हम फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं, फर्स्ट है मेरा नीचे का, तो इसमें हम फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं। फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस, एक मोनो स्पेस है, वो भी ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब इसका आउटपुट देखिए आप, ये देखिए ये मोनो स्पेस हो गया, ये मोनो स्पेस, और ये फिर सैंस सेरिफ है, और बीच वाला सिंपल है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल फॉन्ट फैमिली, असल में यहाँ पे गूगल फॉन्ट फैमिली दीजिए तो अब ये स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट्स मिल जाएगा, फॉन्ट फैमिली बहुत सारा मिल जाएगा। एक मिनट वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा है। देखिए ये अब हम ये यूज करते हैं। देखिए ये फॉन्ट हम यूज करते हैं, ऑसलैंड। इस फॉन्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें हम इस फॉन्ट को यूज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे वो हमारा आ गया। तो इस तरह से हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम फॉन्ट वेरिएंट। वेरिएंट आप कैसा रखना चाहते हैं अपने फॉन्ट को? जैसे हम इसमें यूज करते हैं थर्ड में, क्योंकि वो छोटा है तो हम उसमें यूज करके देखते हैं। ये फॉन्ट वेरिएंट है। फॉन्ट वेरिएंट है, तो वेरिएंट में हम कैप्स है या फिर नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे स्मॉल कैप्स यूज करते हैं। स्मॉल कैप्स। तो इसका आउटपुट देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, ये स्मॉल कैप्स है। ठीक, इसको देख सकते हैं आप। ये बैकग्राउंड जिसका वाइट है वहां पे आप देखिए स्मॉल कैप्स हो रहा है। अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऊपर करते हैं, सेकंड में करते हैं। वेरिएंट स्मॉल कैप्स। इसको यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल कैप है हमारा, यहाँ पे स्मॉल कैप आ रहा है आउटपुट में। इस तरह से बहुत सारे हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब फॉन्ट वेट है। फॉन्ट वेट का मतलब ये है कि आप कितना कितना उसको गाढ़ा रखना चाहते हैं, उसका मोटाई कितना हो उसका, तो उसके लिए फॉन्ट वेट यूज किया जाता है। तो फॉन्ट वेट यूज करते हैं। तो फॉन्ट ये चलिए हम इसके लिए हम ये देखिए हमारा फॉन्ट ये भी वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लगाएं, तो बॉर्डर के लिए बेसिकली जब जितना मोटा बॉर्डर चाहिए उतना बॉर्डर का पिक्सल लेंगे। तो हम मान के चलिए हम 3 पिक्सल लेते हैं और फिर स्पेस देके उसका कलर देंगे, कौन से कलर का हम लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं, बैकग्राउंड हमारा वाइट है और ये ब्लैक है, तो हम यहाँ पे ब्लू लेते हैं। अब देखिए इसमें तो ये था हमारा एक्सटर्नल CSS, जो कि आप दूसरे फाइल में कोडिंग करके या फाइल में कोडिंग करके आप वहां पे ऐड कर दीजिए और पूरा कोडिंग वहां पे कीजिए और आपको आउटपुट वहां पे आएगा। HTML फाइल में उसका सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक लिंक ऐड किए थे, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ हम इसको ऐड किए और बाकी सब सारा काम हम यहाँ पे किए और सिर्फ एक लिंक से इसको ऐड कर दिए। तो हमारा जितना भी था, जो भी हम वहाँ पे चेंज कर रहे थे, यहाँ पे हमारा आउटपुट हो रहा था, आउटपुट आ रहा था हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और जैसी वो बात है कि एक्सटर्नल CSS
और इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस में क्या है कि आप जब इंटरनल सीएसएस को यूज करेंगे तो वहां पे उसका साइज भी बड़ा होगा, या फिर और भी चीज साइज बड़ा हो, या फिर आपको समझने में टाइम लगेगी। और जब आप उसको अलग से कर देंगे, जब आप एक्सटर्नल फाइल में उसको सीएसएस को करेंगे तो वो जो है वहां पे आप वहां पे जितना भी करिए, यहाँ पे सिर्फ एक लिंक के जरिए यहाँ पे वो फाइल अटैच रहेगी और फिर आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, बस का 30 आदमी चाहिए जाने के लिए बस। तो आप लोग कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? हेलो, हेलो, डाउट नहीं है, क्लास क्लोज की जाए, काफी टाइम हो गया। हाँ टाइम तो हो चुका है। तो अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर डाउट अगर अभी नहीं है तो फिर आप कॉल कीजिए उस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी डाउट हो वो आपको जरूर अच्छा, क्लियर किया साहब भाई जाए। अभी लाइन पर है क्या? और हाँ है। थोड़ा उनसे बात करनी थी एक्चुअली, वो व्हाट्सएप पर कुछ बात करना है। जी बोलिए। वो आप हाँ बोले थे तो ना, जरूर बात कीजिए। जी आप बोले थे ना प्राइवेट मैसेज करने के लिए। बिल्कुल, कुछ लोग ने किया, उनको मैंने आंसर भी दिया। तो शायद आप एक बार व्हाट्सएप पर जाकर देख लें। उस दिन आप, उससे पहले भी आपकी बात मतलब हुई थी फैसल से। फैसल को जानता है ना, नजरुल इस्लाम? जी जी जी। हाँ, तो थोड़ा व्हाट्सएप पर जा करके देखिए। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है। समड़ी नाम है, सैम जी जो ना। ओके ओके। ठीक है। और प्लीज आप लोग कल क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज बेसिक पढ़े हैं, तो कल इंशाल्लाह इसका एक्सटर्नल पढ़िएगा और भी क्या देखिए, चीजें। कुछ भी डाउट हो आप लोग को, ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कीजिए, जो भी डाउट होगा इंशाल्लाह आपका वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और कल का क्लास जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आज तो सिर्फ बेसिक था और आज सिर्फ बेसिक थी, और कल इंशाल्लाह और भी इसका एडवांस देखने को मिलेगा। कि कल आज टाइम नहीं है, नहीं तो हम आज बताते हैं आपको कि कैसे नेविगेशन बार बनाते हैं, या फिर कैसे हम एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं। तो आज टाइम की कमी की वजह से नहीं बता पाएंगे, तो इंशाल्लाह वो सब कल बताया जाएगा आपको। तो और अगर कोई भी डाउट हो आज के क्लास से रिलेटेड, या आज से पहले भी जितने क्लास हो चुके हैं, तो इस दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और एक नोटिशन कि अगर आप लोग कल की क्लास में ज़्यादा अटेंड हैं, तो इंशाल्लाह कुछ 2 घंटे 3 घंटे में पूरी वेबसाइट डाउनलोड की जाएगी, तो आप लोग के साथ ऑनलाइन क्लास के साथ एक एक्सटर्नल क्लासेस ली जाएगी, ये रूटीन के अलावा। और आप लोग ने साथ दिया था, फिर उसको सर्वर से जोड़ा जाएगा। और अभी तक आप लोगों को जैसे कुछ नहीं दिया गया, असाइनमेंट के लिए कुछ दिया नहीं गया है, तो इंशाल्लाह असाइनमेंट भी दिया जाएगा आप लोगों को। कुछ भेजा है ईमेल पर, लोग चेक। हाँ, हाँ चेक किए थे, हम देखे थे, आपने भेजा है शायद, 2-3 लोगों ने भेजा है मेल पे, कुछ भेजा है 2-3 लोगों ने, हमने देखा था। तो और भी जैसे